दोस्तों, देश की राजधानी के दिल लाल किले में एक भीषण बम धमाका। इस बम धमाके में 8 से 9 लोगों की अब तक जान जाने की पुष्टि हो चुकी है। करीब 20 के आसपास लोग बेहद गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास जो चश्मदीद मौजूद थे उनका यह कहना था कि उन्हें लगा कि वो मर जाएंगे। धमाका इतना जबरदस्त था कि धमाके के रेडियस में जो 1-2 किलोमीटर के आसपास का एरिया था, उन लोगों को ये लगा कि भूकंप आ गया है। दोस्तों, ये सब कुछ तब हुआ है जब गृह मंत्री अमित शाह पिछले कई दिनों से, या फिर ये कह ले कि पिछले कई हफ्तों से पटना में डेरा डाले हुए हैं। दोस्तों, बिहार में आज दूसरे चरण का मतदान है। उससे ठीक एक रात पहले दिल्ली को दहला दिया गया। दोस्तों, वो भी ऐसे जो बहुत सालों से बंद हो गया था। दोस्तों, ये बात एक आम बोलचाल में बोली जाती थी कि 26/11 के बाद देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई या किसी बड़े शहर में इस तरह के धमाके नहीं हुए जो इससे पूर्व में हुआ करते थे। जो भी आतंकी हमले हुए वो बॉर्डर स्टेट पे हुए, कश्मीर, जैसे पुलवामा कश्मीर में हुआ, पहलगाम कश्मीर में हुआ। लेकिन दिल्ली में हुए इस हमले ने एक बार फिर से वो तमाम सवाल भी खड़े कर दिए और वो तमाम डर और आशंकाएं भी पैदा कर दी। दोस्तों, अभी तक हैरानी इस बात की है कि इस घटना को इतने घंटे हो चुके हैं। कल शाम 6:30-7 बजे के आसपास ये घटना दिल्ली के लाल किले के पास हुई और इतने घंटे इस घटना को होने के बावजूद भी आधिकारिक तौर पर सरकार द्वारा नहीं कहा जा रहा है कि यह आतंकी हमला है। लेकिन सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी की जुबान से एक बात निकल गई। न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि दिल्ली तो बहुत वक्त से आतंकियों के रडार में थी, हमला कर दिया गया होगा। जीतन राम मांझी दोस्तों सरकार में मंत्री हैं, उनकी बोली हुई बात आधिकारिक तौर पर मानी जाएगी। इसके अलावा अब तमाम न्यूज चैनल्स में रिपोर्टिंग भी इसी तरह से हो रही है कि जो लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और जिन लोगों पर शक है उनके जो तार हैं वो सीधे आतंकियों से जुड़ रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा पत्रकार आदित्य राज कौल भी लिखते हैं कि लाल किले में जो हमला हुआ वो ऑफिशियली अब आतंकी हमले की तरह ही उसकी जांच हो रही है। दिल्ली पुलिस ने सेक्शन 16 और सेक्शन 18 के तहत यूएपीए के तहत जो एफआईआर दर्ज की है वो इस बात को साफ तौर पर इशारा करती है। यूएपीए के तहत इन सेक्शंस में तभी एफआईआर दर्ज होती है जब कोई आतंकी लिंक जुड़ा हो। दोस्तों, इसके अलावा इसी में सेक्शन 3 और सेक्शन 4 भी जोड़ा गया है। तमाम आर्टिकल्स आप उठा लीजिए, किसी भी न्यूज चैनल के, हर जगह आतंकी लिंक ही खोजे जा रहे हैं, जो कि खोजे भी जाने चाहिए। अब इस पूरे मामले में दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह पर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं और कौन सवाल खड़े कर रहा है ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या। दोस्तों, दिल्ली के दिल लाल किले, वो लाल किले जहां 15 अगस्त को प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं और वो संबोधन पूरा देश सुनता है, उसके पास कल शाम अचानक ब्लास्ट हुआ। शुरुआती तौर में कहा गया कि किसी गाड़ी में सीएनजी ब्लास्ट हुआ है, लेकिन जो तीव्रता थी और जिस तरह से शव वहां पर पाए गए, लोगों को शक हुआ। दोस्तों, इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का तुरंत बयान आना, एनएसजी का, दिल्ली पुलिस का और तमाम जो खुफिया एजेंसियां हैं उनका सक्रिय होना, उसने और शक पैदा कर दिया। और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने औपचारिक बयान दे दिया। हालांकि गृह मंत्री ने अभी तक औपचारिक बयान में इसको आतंकी हमला नहीं माना है, लेकिन जिस तरह से, जैसा कि मैंने आपको बताया, कल से लेकर अब तक जांच चल रही है, जिस तरह से एफआईआर हो रही हैं, बस एक औपचारिकता भर ही है अब कहना कि यह आतंकी हमला है। दोस्तों, इसके तार जो हैं वो हरियाणा, पुलवामा, कश्मीर के पुलवामा और यहां तक यूपी के लखनऊ से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। दोस्तों, हुआ क्या, कल जब शाम को आतंकी हमला हुआ उससे पहले ही दिल्ली से सटे एनसीआर का हिस्सा फरीदाबाद से एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही हैरान करने वाली और परेशान करने वाली खबर आ गई। फरीदाबाद जो कि एनसीआर का हिस्सा है, बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है, वहां पर जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के तहत, एक साजिश के तहत 2910 किलो विस्फोटक, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट था और दूसरे हथियार थे, यहां से बरामद किए गए। तभी से पुलिस के कान खड़े हो गए और उसके बाद ही आतंकी हमला हुआ। दोस्तों, ये जो i20 गाड़ी है जिसमें, जहां से ये धमाका हुआ, उसकी अब सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आ चुके हैं। उसमें जो शख्स बैठा हुआ है उसके चेहरे पर मास्क है। दरअसल पुलिस अब इस पूरे मामले में जो शव मिले हैं घटनास्थल पर, उसकी डीएनए की जांच करवाई जा रही है और पुष्टि की जा रही है कि जो गाड़ी में बैठा हुआ था वो उमर मोहम्मद ही है। दोस्तों, ये वही डॉक्टर है जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी, जिसके लिए छापेमारी फरीदाबाद में हुई। वहां ये नहीं पकड़ा गया। पुलिस को शक है कि क्योंकि ये कोई और दूसरा बड़ा हमला प्लान कर रहे थे, लेकिन क्योंकि धरपकड़ शुरू हो गई थी, फरीदाबाद में भी गिरफ्तारियां हो गई थी, कुछ और गिरफ्तारियों के लिए भी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, तो जल्दबाजी में इस हमले को अंजाम दिया गया। दोस्तों, ये जो शख्स है इसका नाम बताया जा रहा है फरीदाबाद मॉड्यूल का आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद।
इसी की लगातार तलाश कर रही थी दिल्ली पुलिस भी, हरियाणा पुलिस भी, कश्मीर पुलिस भी, लेकिन इसकी धरपकड़ होती उससे पहले ही माना यह जा रहा है कि जल्दबाजी में उसने यह आतंकी हमला अंजाम दे दिया ताकि उसकी प्लानिंग बेकार ना जाए। इसी शख्स के दोस्तों पुलवामा कनेक्शन भी सामने आए हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब यह आतंकी हमला हुआ, रेडिट एक वेबसाइट है, उसमें लोग अपने बातें लिखते हैं, कमेंट्स लिखते हैं। करीब 3 से 4 बजे दोपहर, शाम को 7 बजे के पास यह आतंकी हमला हुआ। 3 से 4 बजे के आसपास रेडिट पर एक कमेंट किया गया एक 12वीं के छात्र द्वारा। देखिए यहां पर लिखा गया है कि मैं 12वीं का छात्र हूं और मैं जब स्कूल से घर वापस आ रहा था तो दिल्ली में मुझे बाकी दिनों से ज्यादा पुलिस और आर्मी दिखी रेड फोर्ट के आसपास और मेट्रो के आसपास। नॉट इवन किडिंग, व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग इन मेट्रो आई सॉ मोर आर्मी देन एवर। इज देयर समथिंग गोइंग ऑन लाइक व्हाट इज अप टुडे? ये जो बच्चा है 12वीं का, ये दोपहर 3 से 4 बजे के आसपास रेडिट पर लिख चुका था कि वो रेड फोर्ट के आसपास से जब वो रोज की तरह स्कूल से वापस आ रहा था तो उसको बाकी दिनों से ज्यादा पुलिस दिखी है। और अब ये जो कमेंट है ये खूब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हर कोई ये कह रहा है कि क्या पहले से ही जानकारी थी, पुलिस लगातार इसको खोजबीन कर रही थी, जांच कर रही थी। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, फरीदाबाद में जब ये भारी मात्रा में विस्फोटक मिला और कई और लोगों की भी गिरफ्तारियां हुई दोस्तों, उससे कुछ वक्त पहले हाफिज सईद बांग्लादेश से भारत पर हमले की तैयारी में है। लश्कर कमांडर ने बताया लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेंगे। हाफिज सईद ने कुछ दिन पहले बाकायदा बयान दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर का हम बदला लेंगे। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के कई आतंकी कैंप्स को नेस्तनाबूद कर दिया था। हाफिज सईद लगातार बयान दे रहा था इस बीच कि हम जो है बदला लेंगे। दोस्तों मैं और आप भी यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में एक्शन हो, लेकिन एक्शन तो जब होगा तब होगा। इस पूरे मामले में सीधा सीधा एनडीए या फिर ये कह ले कि इस बीजेपी सरकार को निशाने पर लेना विपक्ष ने शुरू कर दिया है। आईपी सिंह है, सपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उनका कहना है अब तक के गृह मंत्रियों को देश ने देखा है जिन्हें इस्तीफा देना पड़ा है, वे भी आप जैसी ही बातें करते थे। ऐसी भयावह दुर्घटना के लिए आप पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। गृह मंत्री इतना लापरवाह देश के इतिहास में नहीं हुआ है। गृह मंत्रालय के लिए आपके पास समय नहीं रहता। आरडीएक्स की सूचना जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिया। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने घटना के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया एक्स पर साझा की। हालांकि सुबह पीएम ने एक बार फिर बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा और उसके बाद भूटान की अपनी तय कार्यक्रम के तहत विदेश यात्रा में पीएम निकल गए। इसके अलावा दोस्तों टीएमसी के सांसद है कल्याण बैनर्जी, उन्होंने भी कहा है हमारे देश की सुरक्षा और सम्मान की खातिर अमित शाह को गृहमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनकी निरंतर विफलताएं और अक्षमता ने लोगों के विश्वास को गहराई से हिला दिया है। भारत एक ऐसे सक्षम गृहमंत्री का हकदार है जो वास्तव में अपने नागरिकों की रक्षा कर सके और राष्ट्र की अखंडता को बनाए रख सके। दोस्तों इसके अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने भी कहा है ऐसी घटिया हरकत पाकिस्तान ही कर सकता है। मोदी ने सीज फायर करके पाकिस्तानी दरिंदों का मनोबल बढ़ा दिया। जिन आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की जान ली उनको भी मौत के घाट उतारो। लाल किले पर हमला हमारे गौरव के प्रतीक पर हमला है। देश मोदी के हाथों सुरक्षित नहीं। ईश्वर मृतकों की पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे। इसके अलावा पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा दुर्भाग्यपूर्ण है लाल किले के पास भीषण धमाका, 9 लोग मारे गए। देश का गृहमंत्री प्रधानमंत्री अपना दायित्व छोड़ बिहार में चुनाव जीतने को धमकी और कट्टे का खेल खेल रहे थे। ऐसे में इस विस्फोट की जिम्मेदारी लें, अपने पद से इस्तीफा दें। ऐसी कमजोर सरकार देश को सुरक्षा नहीं दे सकती। हालांकि राहुल गांधी ने घटना के तुरंत बाद एलओपी के तौर पर संवेदनाएं व्यक्त की और इस पूरे मामले में एक्शन की डिमांड की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बहुत ही संयमित बयान दिया है, कहते हुए कि हम एक्शन की डिमांड करते हैं और जो भी सरकार कदम उठाती है, हम जाहिर तौर पर विपक्ष जिस तरह का बयान देता है उस तरह का बयान दिया गया है। लेकिन ये अपने आप में सवाल बहुत से लोग सोशल मीडिया में उठा रहे हैं दोस्तों कि गृह मंत्री पिछले कई हफ्तों से बिहार में थे और अब लोग ये कह रहे हैं कि चाहे कहीं सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो तो गृह मंत्री वहां पर मीटिंग्स में हिस्सा लेते हैं, कहीं सरकार अस्थिर करनी हो तो वहां पर गृह मंत्री मौके पर पहुंचते हैं। तमाम राजनीतिक कार्यक्रमों में गृह मंत्री इतने व्यस्त रहते हैं कि दिल्ली की सुरक्षा आखिर किसके भरोसे है। यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि न केवल गृह मंत्री बिहार में थे बल्कि प्रधानमंत्री ने भी बिहार में कई रैलियां की हैं। एक दिन पहले ही 9 तारीख के आसपास ही उनकी रैलियां समाप्त हुई
बिहार से, और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी बिहार में ही थी, वो भी प्रचार में ही लगी हुई थी बिहार में, और गृहमंत्री तो खैर बिहार में थे ही थे। तो बहुत से सवाल अब गृहमंत्री और इस सरकार पर इसलिए भी खड़े हो गए हैं क्योंकि अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक बयान दे दिया था कि 26/11 के बाद देश में कोई आतंकी हमला नहीं हुआ। हालांकि उसके बाद तो कई आतंकी हमले हुए, लेकिन हो सकता है कि अजीत डोभाल के कहने का ये मतलब हो कि दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में आतंकी हमला नहीं हुआ। लेकिन अब दिल्ली में आतंकी हमला हो जाना, तब जब फरीदाबाद में इतने बड़े स्तर पर विस्फोटक मिला है, तब जब अभी कुछ महीनों पहले देश ने पहलगाम आतंकी हमला झेला है जिसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर गोली मारी गई, और उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर भी किया था। अगर औपचारिक तौर पर यह मान ही लिया जाता है कुछ घंटों में कि यह आतंकी हमला था, तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया था कि उधर से गोली आएगी तो इधर से गोला आएगा, और हर आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर की तरह लिया जाएगा। एक बार नहीं, कई बार बोला गया था। तो अगर ऐसा होता है, जैसा कि जांच बढ़ रही है आगे और उसी तरह से बढ़ रही है, तो फिर अब भारत के पास क्या विकल्प बचते हैं? अगर ये पूरी जांच जिस एंगल में जा रही है दोस्तों, ये आतंकी हमला ही माना जाता है औपचारिक तौर पर सरकार द्वारा, तो फिर अब सरकार क्या करेगी? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।